नमस्कार, अनवर सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 12 में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड की चर्चा है भारत में भारतीय सेना में रेजिमेंटों का इतिहास, भारतीय सेना में अही रेजिमेंट की मांग, क्या भारतीय सेना में जाति आधार पर भर्तियां होती हैं, रेजिमेंटें बनती हैं, और इन तमाम सवालों को लेकर के कि आदमियों ने क्या ऐसा शौर्य दिखाया जिसकी वजह से वो रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। तो इन तमाम सवालों पर हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज की चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सा युद्ध लड़े और किस तरह का शौर्य हीरो ने दिखाया जिसके लिए उनको रेजिमेंट मिलनी चाहिए थी। तो हम आपको बता दें कि करनाल के युद्ध से लेकर के 1803 में इंग्लो मराठा युद्ध में हीरो ने राव तेज सिंह के नेतृत्व में मराठों के साथ खड़े होकर के अंग्रेजों इंग्लो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सन 1857 में समस्त हिंद में बदलाव की उम्मीद ने अंगड़ाई ली। अहीरों की तलवारें फिर से अंग्रेजों की खून की प्यासी हो गई। फिर नसीबपुर युद्ध में रणभूम को लाल लहू से रंग देने वाले यादवों ने अपनी तलवारें के माध्यम से अपने शौर्य का परचम दिखाया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में 1857 क्रांति के बाद जाति आधारित फौज का गठन किया गया, जिसकी वफादार सिर्फ अंग्रेज और विशेष के प्रति थी। प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अहीर कौम को याद किया। प्रथम विश्व युद्ध ने अहीर सैनिक परंपरा को प्राणवायु प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध में अहीरों ने अपने शौर्य का ऐसा जलवा बिखेरा कि द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 40,000 निर्वंशी मोर्चे पर थे, जो किसी भी हिंदू जाति की संख्या व उसके सैनिकों के अनुपात में सर्वाधिक थे। बर्मा के मोर्चे पर अहीर कौम के शौर्य का परचम लहरा दिया उमराव सिंह जी विक्टोरिया क्रॉस के नेतृत्व में। लेकिन 1940 में सिंगापुर में अहीर सैनिकों के विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में इस जंगजू कौम का खौफ पैदा कर दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि अहीरों की अलग से रेजिमेंट का गठन नहीं हो सका। उसके बाद आप देखें तो 1962 रेजाकला, जो विश्व की महानतम 8 लड़ाइयों में शुमार है, 18 नवंबर दिवाली के दिन रणबांकुरे अहीरों ने खून की होली खेली। हिमालय की सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई चोटियों को अपने लाल लहू से रंग डाला और दुश्मन को रौंद दिया। 1800 से अधिक दुश्मनों को 120 अहीर रणबांकुरों ने नियत्ते ही कईयों को पटक पटक के मार डाला, कईयों के सर काट लिए, कईयों को गोलियों से भून दिया, कईयों को पत्थरों से पटक के उनके सर को चकनाचूर कर दिया और दुश्मन की पूरी फौज को चीनियों को खदेड़ दिया। उसके बाद अगर हम बात करें 1962 की, 1971 की पाकिस्तान से युद्ध की, 1986 श्रीलंका, 1900 कारगिल में फिर एक बार अपना खून बहाया, लेकिन रेजिमेंट अहीरों को नहीं मिली। भारत के सम्मान में, राष्ट्र के मान में, हर युद्ध में अपने शीश अर्पित करने वाले अहीरों ने खूब बलिदान दिए और आज भी ये लगातार अपने शीश अर्पित करते आए हैं। चाहे 1948 का बड़गांव हो, 1962 हाजी पीर हो, 1967 नाथूला हो, 1971 बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, 1999 टाइगर हिल, कारगिल की लड़ाई हो, अक्षरधाम हो, संसद भवन हो, हर जगह पर इस जंगजू कौम ने, वीर हीरों ने अपने सर दिए हैं इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य आज तक इसको रेजिमेंट नहीं मिली, इसका जो सम्मान था, जो इसको मिलना चाहिए था, वो इस जंगजू कौम को आज तक नहीं मिला। अब हम बात करेंगे, ये हमने बताया आपको कि आखिर क्यों ये रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, क्या शौर्य है यही समाज का, क्या पराक्रम उन्होंने दिखाया इस देश के लिए, क्या बलिदान था उनका, हमने उस पर आपको बताया संक्षेप में। अब हम बात करेंगे भारतीय सेना में रेजिमेंट का क्या इतिहास है। वर्तमान भारतीय सेना का जाति, क्षेत्र, धर्म व नस्ल के आधार पर पुनर्गठन सन 1892 में हुआ था। यह पुनर्गठन 1857 की बगावत को मद्देनजर रख करके किया गया। इस पुनर्गठन की मूल भावना उन जातियों को संरक्षण देने की थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था।
और उन सभी जाति और समुदायों को तवज्जो नहीं दी गई जिन्होंने 1857 के संग्राम में खुलकर भाग लिया। इस सैन्य पुनर्गठन का जो सिद्धांत था वो रॉयल इज लॉयल और नेवर जस्ट अननोन की विचारधारा पर था। लेकिन प्रथम एवं द्वितीय युद्ध में जरूरत से ज्यादा सिपाहियों की जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी सेना ने अन्य कौमों के लिए भी भर्ती के दरवाजे खोले। इसमें अहीर गुर्जर जातियों के लोगों को बहुतायत संख्या में भर्ती किया गया। अहीरों को, गुर्जरों को भारी संख्या में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भर्ती किया गया। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इन सभी जातियों को, अहीरों को, गुर्जरों को और तमाम अन्य जातियों को बस थोड़ा बहुत कुछ धन दौलत, कुछ थोड़ा बहुत मान सम्मान दे करके उनको वापस भेज दिया गया। उनकी रेजिमेंटों का गठन नहीं किया गया। 1947 में देश आज़ाद होने पर तत्कालीन भारतीय सरकार ने यह नीतिगत फैसला लिया कि भारतीय सेना में जाति, क्षेत्र एवं धर्म के आधार पर भर्ती पर रोक लगा दी जाए, जिससे कि सभी भारतीयों में सेवा करने का समान अवसर मिले। यह फैसला जनवरी 1949 में लिया गया था और 1949 में प्रशासनिक निर्देश भी हो गया था। फिर 1950 के बाद राजशाही ताकतों के, राजनीतिक ताकतों के दबाव में पुनः ये फैसला लिया गया कि जो अंग्रेजों के ज़माने से पहले रेजिमेंटें जाति आधार पर चली आ रही थी, हम उनको वैसा ही बना रहने देंगे। नई रेजिमेंटें हम जाति के आधार पर नहीं बुलाएंगे। भारतीय सेना में भर्ती की क्या प्रक्रिया है, अगर हम इस पर बात करें तो आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि भारतीय सेना में लिखित में भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानून लिखित में भर्ती का नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय सेना में तकरीबन 12 लाख सिपाही हैं। इनमें 60 से 70% नफरी, जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भर्ती की जाती है। यानी कि तकरीबन 7 लाख सेना की जाति, धर्म एवं नस्ल के आधार पर भर्ती की जाती है और लगभग 70% भारतीय जाति, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर भर्ती के योग्य नहीं माने जाते हैं। भारतीय सेना की जाति, क्षेत्र व धर्म की जो नस्लीय रचना है, अब हम भारतीय सेना की जो जाति, क्षेत्र व धर्म के आधार पर जो नस्लीय संरचना है उस पर बात करेंगे। और ये जो प्रमाण है, हमने पीके गौतम द्वारा लिखित किताब है भारतीय सेना का संगठन और रेजिमेंटल प्रणाली, उससे ये प्रमाण हमने लिए हैं। उसके आधार पर हम बात करते हैं। नंबर 1 पैराशू रेजिमेंट एवं स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो ये स्थित श्रेणी में आती है और आंचलिक एवं संपूर्ण भारतवर्ष से इससे लोग आते हैं। मैकेनाइड इन्फेंट्री रेजिमेंट में की बात करें तो एकल श्रेणी है जिसमें केवल जाट, राजपूत, सिख, मराठा, गढ़वाली, डोगरा एवं साउथ इंडियन क्लासेस के लोग होते हैं। पंजाब रेजिमेंट की बात करें तो इसमें केवल सिख और डोगरा को लिया जाता है। मद्रास रेजिमेंट में साउथ इंडियन क्लासेस के लोगों को ही लिया जाता है। ग्रेनेडियर्स की बात करें तो इसमें राजपूत, कैमखानी, हिंदुस्तानी, मुसलमान, डोगरा, गुर्जर, अहीर, मीणा, गुजराती और जाट, इनको लिया जाता है। मराठा लाइट इन्फेंट्री की बात करें तो इसमें सिर्फ मराठाओं को लिया जाता है। राजपूताना राइफल्स की बात करें तो इसमें सिर्फ जाट और राजपूतों को लिया जाता है। राजपूत रेजिमेंट की बात करें तो इसमें राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण और बंगालियों को शामिल किया गया है। जाट रेजिमेंट में सिर्फ जाटों को शामिल किया गया है। उसी तरह सिख रेजिमेंट में मजहबी और रामदासिया सिखों को, सिख लाइट इन्फेंट्री में भी मजहबी और रामदासिया सिखों को शामिल किया गया है। डोगरा रेजिमेंट और डोगरा स्काउट में सिर्फ डोगरा को शामिल किया गया है। गढ़वाल राइफल्स और गढ़वाल स्काउट में सिर्फ गढ़वाली जो है उनको शामिल किया गया है। कुमाऊं रेजिमेंट और कुमाऊं स्काउट की बात करें तो इसमें सिर्फ कुमायूनीज, अहीर और राजपूतों को शामिल किया गया है। नागा रेजिमेंट की बात करें तो नागा और कुमायूं को इसमें शामिल किया गया है। आसाम रेजिमेंट में नागा, कुकी, मिजो, लूसिया, आसामी, कचारी और अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। हम बिहार रेजिमेंट की अगर बात करें तो इसमें उत्तर बिहार का कोई वह व्यक्ति जो छोटा नागपुर यानी झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी एवं 5% अन्य समुदाय के भारतीयों को, महार रेजिमेंट में महार जो पूरे देश से आते हैं उनको शामिल किया है। जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की बात करें पूर्व में राज्य बल की तो ये डोगरा, गोरखा, सिख और मुस्लिमों को इसमें शामिल किया गया है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में। लद्दाख स्काउट्स में बुद्धिस्ट और मुस्लिमों को केवल शामिल किया गया है।
उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की बात करें तो इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख जम्मू और कश्मीर के सिवा एक इकाई के जिनमें डोगरा, सिख, बुद्धिस्ट, गोरखा व अन्य यूनिटों के गठन में जम्मू व कश्मीर के 50% मुस्लिम व 50% जम्मू कश्मीर के जातीय समूह 1, 3, 4, 5, 8, 9 व 11 गोरखा में भारत एवं नेपाल के गोरखा राइफल्स जाति वर्ग संरचना के आधार पर बख्तरबंद रेजिमेंटों की रचना दी गई है। अब हम इसी तरीके से आगे उसी पुस्तक के माध्यम से भारतीय सेना का संगठन रेजिमेंटल प्रणाली पी.के. गौतम द्वारा जो लिखित है उसके आधार पर हम जाति वर्ग संरचना के आधार पर जो बख्तरबंद रेजिमेंटें हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे और राष्ट्रपति के, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, अगर उनके बॉडीगार्ड, उनके अंगरक्षकों की बात करें तो सिर्फ जाट, सिख और राजपूतों को ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के योग्य माना जाता है, उन्हीं को राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड बनाया जाता है, अन्य किसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं 1 नंबर हॉर्स की, तो उसमें राजपूत, जाट और सिखों को लिया जाता है। 2 नंबर लेसरस में राजपूत और जाट। 3 नंबर केवेलरी में राजपूत, जाट और सिख। 4 नंबर हॉर्स में सिख और डोगरा। 7 नंबर केवेलरी में जाट और सिखों को शामिल किया गया है। 8 नंबर केवेलरी में साउथ इंडियन समुदाय। 14 नंबर हॉर्स में सिख और डोगरा। फिर 16 केवेलरी में साउथ इंडियन समुदाय। 17 हॉर्स में राजपूत, जाट। 18 केवेलरी में जाट, राजपूत और मुस्लिम। 20 लांसरस में जाट और राजपूत। सेंट्रल इंडिया हॉर्स में जाट, डोगरा और अन्य सभी श्रेणियाँ। 45 केवेलरी की बात करें तो उसमें 2/3 साउथ इंडियन समाज के लोग और 1/3 अन्य भारतीय समाज के लोगों को शामिल किया गया है। 61 केवेलरी की बात करें तो इसमें सिर्फ राजपूत, मराठा और कैम्प खानीज लोगों को शामिल किया गया है। 62 केवेलरी की बात करें तो इसमें डोगरा, जाट और सिखों को ही लिया जाता है। 63 व 64 केवेलरी में जाट, राजपूत, सिख। 71 बख्तरबंद रेजिमेंट में केवल डोगरा, जाट और साउथ इंडियन समाज के लोग। 72 बख्तरबंद रेजिमेंट में डोगरा, जाट और राजपूत। 73 बख्तरबंद रेजिमेंट में सिर्फ सिख, राजपूत और कैम्प खानी समाज के लोगों को लिया जाता है। कॉमर्स ऑफ इंजीनियर्स के वर्ग की अगर रचना की हम इसमें बात कर लें तो ये जो है 3 भागों में बटी हुई है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप यूनिट में लगभग 20% सिख, 20% राजपूत, 20% बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अहीर जो भारत के गंगा मैदान से संबंध रखते हैं। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप की जो वर्ग रचना है उसमें 40% मराठा, 40% मजहबी एवं रामदसिया सिखों एवं 20% अन्य की भर्ती इसमें की जाती है। तो ये जो है इसकी संरचना है। अब हम आगे अगर बात कर लें कि इसमें किसका क्या प्रतिशत है, रेजिमेंटों में किसकी कितनी संख्या होती है। सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कि जो एक रेजिमेंट होती है वो उसमें करीब 25,000 सैनिक होते हैं और 20 से 25 उसमें नफरी होती हैं, टुकड़ियां होती हैं। अगर हम रेजिमेंट की बात करें तो फौज में सिपाहियों की यानी कि अफसरों और क्लर्कों को छोड़ दिया जाए तो पूरी भर्ती मजहब, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर होती है। सन 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो एक ऐसी फौज खड़ी करनी होगी जिसकी निष्ठा सिर्फ अपनी जाति, धर्म पर आधारित हो। आज फौज में 3 मुख्य लड़ने वाले अंग हैं, इन्फेंट्री, तोपखाना और टैंक, कैवेलरी। और इन तीनों अंगों इंजीनियर विंग में तकरीबन सारी भर्ती जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर ही होती है। उदाहरण के लिए जैसे गढ़वाल रेजिमेंट है तो गढ़वाल रेजिमेंट में सिर्फ गढ़वाली ही भर्ती किए जाते हैं। गढ़वाल उत्तराखंड राज्य का एक क्षेत्र है। और डोगरा रेजिमेंट की अगर बात करें तो सिर्फ डोगरा भर्ती किए जाते हैं। सिख रेजिमेंट में सिर्फ सिख, बोबी, जट सिख लिए जाते हैं। जाट, राजपूत, इसी तरह जाट, राजपूत, महार, सिख, लाइट इन्फेंट्री, मराठा, डोगरा नाम की रेजिमेंट जाति आधारित और राजपूताना राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स, कुमायूं, मद्रास आदि क्षेत्र के आधारित रेजिमेंट हैं। ये एक तरह से जाति धर्म आधारित आरक्षण है। सेना में असली जो जाति आरक्षण जिसको कहा जाता है, असली जातियों का जो आरक्षण है वो भारतीय सेना में देखने को मिलता है। यानी कि भारतीय सेना वास्तव में जाति आधारित आरक्षण का एक मजबूत किला है।
अगर हम बात करें ओबीसी आरक्षण की और एससी आरक्षण की, अगर ओबीसी आरक्षण में किसी में, जैसे हमने कहा कि एक जो रेजिमेंट होती है उसमें 25,000 करीब सैनिक होते हैं, उसमें 20 तो 25 बटालियन होती हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें कि जैसे ओबीसी वर्ग की अगर बात करें कि 27% आरक्षण है और किसी वैकेंसी के तहत उसमें 10,000 सीटें ओबीसी के लिए निकली हैं, तो अगर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण पाया हुआ एक कर्मचारी या अधिकारी किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जगह खाली होती है, उसको या वो रिटायर हो जाता है, तो उसकी जगह पर कोई ओबीसी आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल अहीर ही आएगा। किंतु अगर हम बात करें सेना की रेजिमेंट की, तो जैसे राजपूताना रेजिमेंट की अगर हम बात करें, तो राजपूताना रेजिमेंट में 25,000 में से अगर कोई एक पोस्ट खाली होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही आएगा, दूसरा उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो इस आधार पर हम मजबूती के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय सेना जातीय आरक्षण का सबसे मजबूत दुर्ग, सबसे मजबूत किला है। भारतीय सेना में 70% भर्तियां सैनिकों की जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब के ही आधार पर होती हैं। अब हम इनके ढांचे को देख लेते हैं, इनमें कितना किसका प्रतिशत है। जाट रेजिमेंट की बात करें तो उसमें सारे जट होते हैं, सिर्फ एक बटालियन को छोड़ दिया जाए जाट रेजिमेंट की, जो अजगर बटालियन है। अजगर बटालियन में अहीर, जाट, गुजर और राजपूत लिए जाते हैं। एक रेजिमेंट में 20 से 25 बटालियन होती हैं और करीब 25,000 सिपाही होते हैं, और एक बटालियन में करीब 1000 आदमी यानी कि सैनिक होते हैं। राजपूत रेजिमेंट में 50% राजपूत, 30% के करीब गुर्जर और बाकी 20% में ब्राह्मण, बंगाली, मुस्लिम आदि समाज के लोग हैं। गढ़वाल में 100% गढ़वाली है, डोगरा में 100% डोगरा है, कुमायूं में 75% कुमायूनी है और 22% अहीर है, बाकी ब्राह्मण और राजपूत भी है। सिख में सारे जट सिख हैं। सिख लाइट इन्फैक्ट्री में दलित, सिख, मजहबी और रामदासिया लोग हैं। गोरखा में सारे गोरखा हैं। मद्रास रेजिमेंट में सारे दक्षिण भारत के लोग हैं। मराठा में सारे मराठा हैं। पंजाब में सिख और डोगरा, मुट्ठी भर कुछ और लोग भी हैं। बिहार रेजिमेंट में 50% आदिवासी, 50% बिहारी है। नागा में 75% नागा, 25% कुमाऊनी है। लद्दाख रेजिमेंट में सारे लद्दाखी हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में सारे कश्मीरी हैं। जम्मू कश्मीर राइफल्स में सारे कश्मीरी हैं। राजपूताना राइफल्स में 50% राजपूत हैं, 45% जाट हैं और मुट्ठी भर गुजर, मुस्लिम और अहीर हैं। ग्रेनेडियर्स में ज़्यादातर राजपूत, जाट और डोगरा, मुट्ठी भर अहीर, कुछ गुजर, मुस्लिम समाज के लोग हैं। गाइस में बात करें तो सब जातियां इसमें आती हैं। आसाम राइफल्स में सारे पहाड़ी और कुछ बाकी जातियों के लोग हैं। राष्ट्रीय राइफल्स में सारे जाति आधारित लोग हैं। महार रेजिमेंट में दलित, महार और मुट्ठी व दूसरी जाति के भी लोग शामिल हैं। तोपखाना में ज़्यादातर जाति आधारित सिख, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, अहीर, गढ़वाली, गोरखा, डोगरा आदि लोग हैं। एक बात और बता दूं कि तोपखाने से जो सबसे पहले शुरुआत में तोपखाने में सबसे ज़्यादा नफरी अहीरों की होती थी, आज के समय में तोपखाने से अहीरों को पूरी तरह हटा दिया गया है, उनकी नफरी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। आर्म की बात करें, टैंक की बात करें तो ज़्यादातर सिख और डोगरा लोग हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो ज़्यादातर सिख, मराठा और मुट्ठी भर बाकी जाति के लोग हैं। बाकी राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि सिर्फ जाट, सिख और राजपूत समाज के लोग ही इसमें आते हैं। तो इस आधार पर प्रमाणों के साथ हमने ये साबित कर दिया है कि भारतीय सेना में जाति आरक्षण है। न सिर्फ जाति आरक्षण है बल्कि एक भारतीय सेना जाति आरक्षण का मजबूत दुर्ग है। और 70% भर्ती सिपाहियों की, अधिकारी क्लर्कों की छोड़ दी जाए तो सिपाहियों की जो भर्ती है 70% सेना में, भारतीय सेना में, फौज में जो भर्ती होती है वो जाति के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर होती है, मजहब के आधार पर होती है, क्षेत्र के आधार पर होती है, नस्ल के आधार पर होती है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के मौलिक अधिकारों का हनन है, जिसमें किसी भी जाति और धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी को वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा उल्लेखित है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सेना में जातिवाद है और जाति आधार पर रेजिमेंटें हैं, जाति आधार पर भर्तियां होती हैं। तो इसलिए मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही
अपने मंडल आर्मी की तरफ से अहिर रेजिमेंट की मांग का पुरजोर समर्थन करता हूँ। न सिर्फ समर्थन करता हूँ बल्कि सेना में वीर अहिरों के सम्मान हेतु, स्वाभिमान हेतु अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग करता हूँ भारत सरकार से। और अहिर रेजिमेंट के साथ ही मैं जमात रेजिमेंट के पुनर्गठन की मांग करता हूं, जिसको बैन कर दिया गया था। मैं साथ में गुर्जर रेजिमेंट के गठन की भी मांग करता हूं। तमाम उन जातियों के गठन की मांग करता हूं जो रेजिमेंट की मांग कर रही है। मैं तो कहता हूं ब्राह्मण रेजिमेंट भी बनाइए, बनिया रेजिमेंट भी बनाइए, हर जाति की रेजिमेंट बनाइए। अगर आप अन्य जातियों के रेजिमेंट नहीं बना सकते हैं तो जो जातीय रेजिमेंट हैं उनको खत्म करे सरकार, और उन जातीय रेजिमेंटों का नाम अल्फा बीटा गामा 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर रखने का काम करें। अगर अन्य जातियों की रेजिमेंट होगी तो भारत की अन्य तमाम मार्शल कौमों के नाम पर, गुर्जरों के नाम पर, जाटों के नाम पर, चमारों के नाम पर, धानकों के नाम पर, धोबियों के नाम पर, पालों के नाम पर, सैनियों के नाम पर, कुर्मियों के नाम पर भी रेजिमेंट होनी चाहिए। ये एक मजबूत दावा है, मजबूत मांग है। तो इस मांग, और ये वाजिब मांग है, अहीरों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजी सरकार से लेकर के, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने से लेकर के आज तक लगातार भारत के राष्ट्र की रक्षा में, देश की रक्षा में, राष्ट्र के सम्मान में, स्वाभिमान में अहीरों ने अपने बेटों के सर दिए और लगातार देते आए हैं। सन 1750 ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ने का काम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर अलगुन तुकोड़े अहीर ने किया। उनको तोप से उड़ा दिया गया। तब से लेकर के लगातार अहीरों का बलिदान जारी है। और आज भी अगर कोई युद्ध होता है या आतंकवादी हमला होता है, उसमें कुछ सैनिक अगर मारे जाते हैं तो उसकी सूची को जब आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर कोई न कोई अहीर समाज का बेटा तिरंगे में लपटा हुआ नजर आएगा। अहीरों ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो बलिदान दिए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार को तत्काल उनकी मांग को मानना चाहिए, अहीर रेजिमेंट की मांग को मानना चाहिए। मैं अहीर समाज के साथ, अपने समाज के साथ मजबूती से खड़ा हुआ हूँ और मंडल आर्मी अहीर रेजिमेंट की मांग में मजबूती से खड़ी है, इस आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है, इस आंदोलन का मजबूती से समर्थन करती है। और इसी मांग को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, लगातार इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ये मेरा वादा है। ज़मीनी संघर्ष की जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम ज़मीन पर लड़ेंगे, और राष्ट्र रक्षा के लिए जब जब हमारे शरों की आवश्यकता पड़ेगी तो ये जंगजू अहीर कौम अपने सर समर्पित करेगी राष्ट्र की रक्षा पर। दुश्मन के सामने न कभी घुटने टेके थे, न कभी घुटने टेकेंगे। धन्यवाद साथियों। जय यादव, जय माधव। राष्ट्र रक्षा हमारा संकल्प है। विजय या वीर गति। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।